नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्य सचिव राकेश शर्मा जी। शर्मा जी, ईटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। करीब एक पखवाड़ा मुख्य सचिव ऑफिस में अब आपको हो गया है, आपने अपनी प्राथमिकताएं तो तय कर ली होंगी। हाँ बिल्कुल, चूँकि मैं तो पहले से ही उत्तराखंड में कार्य कर रहा हूँ और जो भी इसमें इश्यूज़ हमारे सामने हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए और जो भी मेरा अनुभव है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं और जो हमारी कैबिनेट की अपनी अपेक्षाएं हैं उनको समझते हुए, चूँकि मैं लगभग एक वर्ष से काफ़ी गहनता से इन इश्यूज़ पे लगा हुआ था, तो मैंने अपनी प्राथमिकताएं जो तय की हैं वो बेसिकली जनता के इश्यूज़ को सामने रखते हुए, हमारे जो पहाड़ का एरिया है उसके विकास को मद्देनज़र रखते हुए और जो हमारा तराई का एरिया है उसकी जो विशेष समस्याएं हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी प्राथमिकताएं जो हैं कुछ तय की हैं। कोई रोड मैप, कुछ खास ऐसी चीज़ें, क्योंकि पहाड़ में पलायन है, बेरोजगारी है और प्लेन्स की अपनी समस्याएं, तो कोई ऐसा कोई खाका आपने खींचा हो कि जिससे कुछ आने वाले दिनों में कुछ एक छाप आप छोड़ेंगे अपने कार्यकाल के दौरान, जो लोग बाद में उस चीज़ को याद रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि हम जो हमारा पहाड़ का जो परिदृश्य है और जिसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि पलायन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। और इसके मद्देनज़र मैं पहाड़ को 3 एरियाज़ के हिसाब से देखता हूँ। पूरे उत्तराखंड को अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे 5 ज़िले ऊपर के जो हैं वो एक सबसेट है इस उत्तराखंड का, जिसके लिए एक तरह की पॉलिसी चाहिए। जो मिडिल हिमालयाज़ का हमारा एरिया है जिसमें कि मुख्य रूप से हमारा अल्मोड़ा आता है, पौड़ी आता है और जो है नैनीताल का एरिया आता है, इसके एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी टोपोग्राफी की रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें एक डिफरेंट तरह की पॉलिसी ऑप्शन चाहिए। और जो तराई के हमारे जो लगभग 4 ज़िले हैं जिसमें मुख्य रूप से जो है हमारा देहरादून का कुछ एरिया, हरिद्वार का पूरा जनपद, ऊधम सिंह नगर का पूरा जनपद और कुछ पार्ट हमारे नैनीताल के, और इवन मैं कहूँ तो चंपावत ज़िले का भी जो है हमारा टनकपुर का एरिया जो है, ये एक पूरा जो एरिया है इसका एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोटेंशियल है, डिफरेंट काइंड ऑफ वहाँ समस्याएँ हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी पॉलिसी उसके लिए होनी चाहिए। इतना समय है आपके पास कि आप ये जिस तरह की योजना है, जिस तरह का प्लान या खाका आप जो खींचना चाह रहे हैं, उसको समय भी चाहिए और संसाधन भी चाहिए। आपके पास जो समय है, आपका जो रिटायरमेंट के लिहाज से देखें तो करीब 90 दिन, बहुत कम समय आपके पास है, चुनौती बहुत बड़ी है। तो आप लगता है कि आपके पास ये इतना पर्याप्त समय रहेगा? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रतिदिन आप जो है कुछ ना कुछ अपने जो भी लक्ष्य लेके चलते हैं उसमें जो भी आप डेली काम करते हैं उससे उसमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। मैं 90 दिन को नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि अगर हम, चूँकि मैं पहले से ही जो है इन एरियाज़ पे किसी न किसी रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दिशा निर्देश हैं, उनकी जो सोच है, जो हमारे मंत्रिमंडल की सोच है और जो एक जन साधारण की सोच है, उसके साथ लिव किया हूँ और एक लंबा मेरा जो अनुभव रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो बेसिक हमारा प्रयास होगा कि जो भी समय मेरे पास है, जितना भी समय मेरे पास है, मैं इन तीनों इलाकों के लिए एक डिफरेंट रणनीति को बना के चलूँ और अपने अधिकारियों को उसके लिए मोटिवेट करूं कि वो इन क्षेत्रों में जाकर कार्य करें, एक नई रणनीति में कार्य करें और उसकी एक कंटिन्यूटी रहे। अधिकारी तो आपके पास है नहीं, लगातार अधिकारी भी तो पलायन कर रहे हैं। एक के बाद हर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता जब आपका एक आईएएस दिल्ली चला जाता है, दूसरे राज्य में चला जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप उत्तराखंड का शुरुआत देखें तो जब राज्य बना था तो उसमें हम मात्र 6 अधिकारी थे। 6 के बाद हम 12 हुए, 12 के बाद हम 18 हुए। लगभग जब हम 3 से 4 वर्ष के हुए तो हमारा नंबर जाके जो है 24 से लेके 30 तक हुआ। उस समय भी राज्य काफ़ी अच्छे ढंग से काम करता था, ऐसा नहीं कि राज्य में काम नहीं होता था। मैं ये नहीं मानता कि दैट अधिकारियों की जो शॉर्टेज है वो कोई ऐसी शॉर्टेज है जिसके लिए हमको कोई ज़्यादा सोचना पड़े। अगर आप देखें तो कलेक्टर लेवल पे और नीचे लेवल पे जो हमारे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के जितने भी पद हैं उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट ऑफिसर। लेकिन कलेक्टर तो आप आईएएस को बनाते नहीं, आप लोग तो पीसीएस को कलेक्टर बनाते हैं। नहीं, ये तो एक, देखिए हम तो बराबर हैं, 50-50 है इस समय। कभी 60-40 होता है, कभी 70-30 होता है, कभी 50-50 होता है। लेकिन कहा जाता है उत्तराखंड में पीसीएस ज़्यादा अच्छा काम करता है आईएएस के मुकाबले। ऐसा है कि जो भी सरकार आती है पीसीएस को बड़ा तवज्जो देती है? ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, ऐसा है जरूर कि दैट हमारे पास जो नए यंग ऑफिसर्स आए हैं उनका चूँकि बहुत जल्दी जो है उनके प्रमोशन हो रहे हैं और बहुत जल्दी ही वो जो है कलेक्टर के रूप में सामने आ जाते हैं, तो कभी कभी ये फीलिंग जरूर आती है कि 3-4 वर्ष के अनुभव में ही अगर आप कलेक्टर हो जाते हैं तो शायद आप में उतनी डेप्थ है या नहीं है। तो ये कितने आईएएस, कितने यंग आईएएस हैं जो हम लोगों से कहते हैं, मीडिया में सामने नहीं आते, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे देखिए फलां ज़िले का जो मुखिया है वो पीसीएस है, वहाँ का डीएम पीसीएस है। तो आप लोग तो डेलिबरेटली जो यंग आईएएस उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं। इस तरह से एक तरह डिमोरलाइज होता है कि उसको आप डीएम नहीं बनाएंगे, उसको अगर मौका नहीं मिलेगा काम करने का। तो मेरा इसमें सिर्फ बड़ा सिंपल सुझाव है मेरे यंग फ्रेंड्स को, जो मेरे यंग कोलीग्स हैं, दैट जब हम नौकरी में आए थे तो हम 9th ईयर में कलेक्टर बनते थे।
तो हमसे जो है थोड़ा इंस्पिरेशन ले लें, काहे घबरा रहे हैं। ये जो व्यू आप बता रहे हैं ये उन अधिकारियों के पास है जिनके पास अभी मात्र 4 या 5 वर्ष भी नहीं हुए। तो ऐसा कोई सोच नहीं होनी चाहिए, इस तरह का नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आईएएस अधिकारी में खूबी यही है होती है कि जो उसको काम दिया जाए उसको अच्छे ढंग से करना चाहिए, चाहे कहीं भी पोजीशन में हो। मुझे याद है कि जब मैं बहुत लंबे अंतराल तक कमिश्नर रहा कुमाऊं का, और 7-8 साल मैंने कमिश्नरी की, उससे पहले इनफैक्ट मैंने अपनी 33 साल की सर्विस है उसमें मात्र मेरा जो अनुभव सचिवालय का 7 साल का है। 26 साल में फील्ड में रहा हूँ और केवल फील्ड में ही रहा। आईएएस क्यों फिर प्रदेश क्यों छोड़ रहा है? एक के बाद हर महीने कोई ना आईएएस निकल रहा है, दिल्ली में जा रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है। ये हमारा जो टोटल जो कार्डर स्ट्रेंथ है वो 120 की है, उसके सापेक्ष हमारे पास इसमें 75 के करीब ऑफिसर्स उपलब्ध हैं। और ये कोई ऐसा नंबर नहीं है, देखिए हमारे पास डेपुटेशन रिजर्व है, हमारे पास एजुकेशनल हायर स्टडीज़ करने का रिजर्व है। सो इन टोटलिटी मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी इस तरह की हमारे पास कमी नहीं। हाँ, इसमें ज़रूर लग रहा है हमें कि जो हमारा टॉप लेवल है उस पर हमको 2-3 अफसर अगर और मिल जाते हैं तो हम शायद अपने में कार्य विभाजन जो है और अच्छे ढंग से कर पाएंगे और अच्छी तवज्जो दे पाएंगे। बट सीनियर ऑफिसर तो कोई आ नहीं रहा दिल्ली से जो गया केंद्र में या कहीं। देखिए हमने ऑलरेडी भारत सरकार को लिखा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमको 1 या 2 अधिकारी और मिलने की हमें उम्मीद है। भारत सरकार तो आपके अधिकारी उठा के दिल्ली ले जा रही है। मोहम्मद शाहिद को दिल्ली ले गए, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार आपको अधिकारी देगी। मोहम्मद शाहिद तो हमारे पास यहाँ डेपुटेशन पे थे, वो डेपुटेशन में भारत सरकार ने उनका डेपुटेशन कर्टेल कर दिया, वो वापस चले गए। तो उससे हमको मैंने फिर कहा, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहना चाहूँगा कि अधिकारी की शॉर्टेज एज सच उत्तराखंड में नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि सर्टन लेवल्स पे हमारे पास एक गैप है जिसको हमको फिल करना पड़ेगा। उसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और शीघ्र ही जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको लगता नहीं कि मुख्य सचिव की जिम्मेदारी आपको ऐसे समय में मिली है जब प्रदेश इलेक्शन मोड में जा रहा है, केंद्र के साथ प्रदेश का झगड़ा लगातार बढ़ रहा है, अधिकारियों को दिल्ली बुला लिया जा रहा है, डेपुटेशन बीच में खत्म कर दिया जा रहा है, तो राकेश शर्मा के लिए चुनौती आपको लगता नहीं बहुत मुश्किल दौर में आपको ये जिम्मेदारी मिली है? हम लोग सब एक फेडरल सिस्टम में काम कर रहे हैं और हमें कभी भी इस चीज़ में कभी नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चुनौती है। जब भी 3 साल पूरे हो जाते हैं किसी भी सरकार के और वो इलेक्शन मोड की तरफ जाती है तो ऐसा लोगों को अनुभव होता है शायद कि हम इलेक्शन मोड की तरफ जा रहे हैं। देखिए इस समय सरकार में कंटिन्यूटी लगातार बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री इसमें जो है लगभग 1.5 वर्ष से ऊपर से जो है अपनी सैटल में बैठे हुए तरह तरह की जो है परियोजनाओं को अपना जो है अमली जमला पहना रहे हैं। बिल्कुल उनकी जो सोच है पहले मुख्यमंत्रियों से काफ़ी भिन्न सोच है, ग्राउंड से जुड़े हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को जो मेरे सामने जो चैलेंज है वो इसमें तो बड़ा सिंपल चैलेंज है कि जो हम लोग नई योजनाएं बना रहे हैं उनको धरातल पे उतारें, एक अच्छी टीम वर्क से काम करें, अपने यंग ऑफिसर्स को मोटिवेट करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय फील्ड में स्पेंड करने का एक जो है हम एक उनको लीडरशिप प्रदान करें। आपने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, तो आपको लगता है कि हरीश रावत बाकी जो प्रेडिसर्स रहे हैं चीफ मिनिस्टर उनके मुकाबले ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, ज़मीनी सोच रखते हैं, ऐसा महसूस आप कर पा रहे हैं? बिल्कुल मैं ऐसा सोचता हूँ। ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके और आपके साथ जो है मुझे पिछले जो 7-8 वर्ष हुए हैं यहाँ कैपिटल में आए हुए, और उससे पहले मैं कुमाऊं में 7-8 साल था। तो ये बिल्कुल सही है और उनकी एक अच्छी जो पॉजिटिव पार्ट में जो मैं समझता हूँ, जो उत्तराखंड को राज्य को बनाने की जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना के पीछे ये सोच थी कि हम अपने जो इंटीरियर का इलाका है उसको विकसित करेंगे ताकि पलायन की जो हमारी एक प्रवृत्ति सी बन गई है उत्तराखंड में वो रुके। बीजेपी तो कह रही है आपदा में अधिकारियों ने खूब मौज उड़ाई है, खूब पैसे उड़ाए हैं। आपने देखा होगा कि जो भी ये इसकी एक रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर हमने पूरी इसकी छानबीन कराई है। देखिए कभी कभी हम लोग हल्के लहजे में कुछ बातें कह देते हैं। मेरा ये मानना है कि बीजेपी की भी अपनी ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम इस तरह का कोई चीज़ रही हो। लेकिन एन रविशंकर की रिपोर्ट को तो बीजेपी ने खारिज कर दी, यहाँ तक कि वो मुख्य सूचना आयुक्त उनको बना रही थी सरकार, अब उसमें बीजेपी ने डंका अड़ा दिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको हल्के में ले रही है। मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहूँगा कि कुछ चीज़ों को आप पॉलिटिक्स के लिए छोड़ दें, हमको उससे दूर रखें। हम लोग अधिकारी लोग जो हैं हमारा काम ये है कि अपने काम को पूरी तन्मयता से करें, जो जॉब मिलती है उसको अच्छे ढंग से करें, और कोई कमियाँ हैं तो उसको भी मानें, और अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको भी एक्सेप्ट करें और अपने को आगे बढ़ाएं। मैं ये कहीं कतई नहीं मानता कि आपदा के दौरान जो है हमारे अधिकारियों ने कोई ऐसी कोताही बरती हो सकता है कि कोई जो उनकी कोई जो जब काम कर रहे थे उसमें इतना प्रेशर था काम करते समय, उस समय की जो चुनौतियां थी वो इस तरह की चुनौतियां थी कि उसमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स में हम लोगों ने। लोग तो ये कहते हैं कि भाई आपदा के चलते पॉलिटिकल गाज तो गिर गई, मुख्यमंत्री बदला गया, लेकिन किसी अधिकारी पर गाज नहीं गिरी।
देखिए मैं फिर आपसे कहूँगा, अधिकारी अपने आप को बचा ले गए। देखिए मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जब बदलते हैं तो कोई पॉलिटिकल गाज गिरती है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक ये परंपरा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं मुख्यमंत्री होगा, ये पार्टी इन पावर का प्रश्न है। इसमें किसी को ड्रैग नहीं करना चाहिए। और कोई गाज का जो प्रश्न है, मैं इसको भी नहीं मानता कि कोई गाज गिर गई है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, कभी कोई जिसको पार्टी समिति है उसको दायित्व देती है और हर व्यक्ति जो है अपना दायित्व निभाता है। अधिकारियों के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ कि यदि कोई अधिकारी किसी भी आपदा के कार्य में ऐसी कोई कोताही अगर उसने बरती होगी या कोई ऐसे तथ्य हमारे सामने आएंगे तो हम उसके लिए जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट होगा हम देने का प्रयास करेंगे। पर इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर कहूँगा कि हम ऑफिसर्स को डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें घटना घटती है और कोई प्रलय आती है तो उस समय हो सकता है कि कार्य करते समय किसी न किसी से कोई गलती हो गई हो। वो गलती मेलाफाइडी है या बोनाफाइडी है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए और उसका हमको परीक्षण भी करना चाहिए। जो जांच रिपोर्ट हमारे सामने आई है, अब उस जांच रिपोर्ट को हमने लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज दिया है। मैं तो कहूँगा कि दैट स्पीकर साहब उसके लिए एक ऑल पार्टी जो है एक टीम बना दें, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी जो है स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया है। हम बिल्कुल तैयार हैं, अधिकारी वर्ग पूरा इसके लिए तैयार है कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टीम आके अगर इसको परीक्षण करे, देखे, अगर हमारी कमियां हमें बताएं, अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसको भी हम टेकअप करेंगे, उसको अगर पनिशमेंट करना हो तो पनिशमेंट भी करेंगे। अगर केवल मात्र परिकल्पना से बातें कही जा रही हैं, मात्र केवल किसी अपने पॉलिटिकल अंदाज में कुछ बातें कही जा रही हैं, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आप ये कहा जाता है कि राकेश शर्मा एक ऐसे अधिकारी हैं जो जिन्होंने कभी उत्तराखंड से बाहर जाने की सोची नहीं। आपको नहीं लगा कि दिल्ली में केंद्र में कुछ अनुभव लेना चाहिए, किसी बड़े राज्य में जाना चाहिए? आपने लंबी सर्विस उत्तराखंड के लिए की है। देखिए मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, मेरा पालन पोषण दिल्ली में हुआ, मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी दिल्ली में ग्रहण की और जब मैंने 25 साल तक दिल्ली में नौकरी कर ली तो मैंने अपने आप को ये पाया कि मैं टोटल मिसफिट हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं थी, बड़ी अच्छी ऑप्शंस थी मेरे पास। मैं बड़े अच्छे जो है विश्वविद्यालय से पढ़ के आया, अच्छे सिस्टम में था मैं। मेरे पास श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं एक प्रवक्ता के पद पे था। मेरे सामने एक अपना फ्यूचर था और मैं उस फ्यूचर को लेके चल सकता था। पर चूंकि मेरी शुरू से ही लगन रही है और मैं जिस तरह के मैं बेसिकली ग्रास रूट से उठा हुआ व्यक्ति हूँ और हिमाचल में मेरी अपनी एक सोच रही है हिमाचल के बाद। मैं हिमाचल काडर में जाना चाहता था, पर चूंकि उसमें काडर एलोकेशन का प्रिंसिपल ऐसा था कि आउटसाइडर इनसाइडर का बैलेंस करते थे, तो मुझे यूपी मिला। और यूपी मिलने के बाद जब भी मेरा मौका मिला मैंने पहाड़ों की तरफ अपना जो है मन दिखाया। लेकिन आज तो आपके जितने भी अधिकारी हैं वो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के डीएम बनना चाहते हैं, कोई पहाड़ पर चढ़ना नहीं चाहता। देखिए मैंने कहा कि जैसे जैसे सर्विस में जो हमारे नए अधिकारी आ रहे हैं, चूँकि इनके पास इतना ज़्यादा इनको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि केवल 3 प्लेन्स के ज़िले हैं और बाकी ज़िले हमारे पहाड़ के हैं। तो एक अपना टेनूर पहाड़ में करने के बाद व्यक्ति थोड़ा प्लेन की तरफ अपना झुकाव महसूस करता है। पर मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये चेंज आएगी। ये चेंज ओवरनाइट नहीं आएगी। वी कैन नॉट ब्रिंग ए चेंज इन दिस एरिया कि हम कैसे अधिकारी को मोटिवेट करें। मैं पूरा प्रयास करता हूँ अपने अधिकारियों के साथ, और अब एज ए कैप्टन ऑफ द टीम मैं पूरी प्रयास करूँगा कि मैं अधिकारियों में ऐसे एक भावना को पैदा करूँ कि वो पहाड़ से जुड़ें, पहाड़ को समझें और पहाड़ में बिना हिचकिचाहट के नौकरी करने का मन बनाएं। ये एक कहावत सी बन गई है, इसे आप कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। एक आरोप भी रहता है आपके विरोधियों का कि सरकारें उत्तराखंड में बदलती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन राकेश शर्मा एक ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं कि वो जो भी मुख्यमंत्री आता है वो बहुत जल्दी उनके नज़दीक चले जाते हैं। मुख्यमंत्री को लगता है कि नहीं ये काबिल ऑफिसर। ऐसी की क्या खासियत आप में महसूस होती है कि जो भी मुख्यमंत्री आता है उसको लगता है कि नहीं अगर काम लेना है तो राकेश शर्मा को टीम में रखना पड़ेगा? देखिए इसके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्रीगण ने मुझे अपना प्यार दिया है, इस तरह का उनकी अगर सोच, अगर आप जो कह रहे हैं, मैंने कभी इसको महसूस नहीं किया। मैंने कहा मैं तो एक ऐसा खिलाड़ी हूँ। सबके साथ आपने काम किया है, तो हमेशा हर एक के साथ रहे हो, चाहे खंडूड़ी जी रहे हो, चाहे निशंक रहे हो, सबके साथ आप काम करते हैं। मैं हर एक के साथ काम, रावत जी के साथ भी अब आप बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं अपने आप को ये समझाता हूँ, देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो हमारा पॉलिटिकल चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, हमको उनको फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस देना, ही हमको ट्रेनिंग में समझाया गया। और जो पिछले हमारे योजना आयोग के मोंटे सिंह आलूवालिया जी थे, कभी कभी वो इस बात को बड़ा खुल के कहा करते थे। वो इकोनॉमिस्ट हैं, मेरा भी बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, वो काफ़ी लंबे समय तक IMF में रहे, बट उनके अंदर एक बड़ी सोच, बड़ी पॉजिटिव जो मुझे नज़र आती थी। वो कहते थे दैट जॉब ऑफ ए IAS ऑफिसर और ए ब्यूरोक्रेट इज टू गिव ए फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस टू हिज पॉलिटिकल मास्टर। हम उस कुर्सी में जो बैठा है उसके साथ हमको कंधे से कंधा मिला के चलना है, बिकॉज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आप इलेक्टेड
जो हमारा बॉस है उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, उनकी प्राथमिकता को नहीं समझेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। या ये कहा जाता है कि राकेश शर्मा एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनको अधिकारियों से, कितना टेढ़ा अधिकारी उससे वो काम लेना जानते हैं, ग्राउंड पे उस अधिकारी से रिजल्ट लेना जानते हैं। या ये भी कहा जाता है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि राकेश शर्मा एक ऐसे अधिकारी हैं कि विपक्ष के विधायकों को भी वो संतुष्ट कर देते हैं। देखिए, अब आपने ऐसी बात कही है जिसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं एक बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने वाला व्यक्ति हूँ। केदारनाथ एक ऐसी चुनौती थी, कहा गया कि केदारनाथ आपदा को संभाल नहीं पाए, लेकिन जिसके बाद जिस तरह से ये यात्रा पिछले दिनों आप लोगों ने करवाई, उसका बड़ा एक मैसेज भी गया। हालांकि अभी भी जो पुनर्निर्माण का काम है वो बहुत लंबा है, वो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन जैसे तैसे चीज़ों को आप लोगों ने मैनेज कर लिया। तो आप मानते हैं केदारनाथ के जो टारगेट था, मिशन था, उसमें आप सक्सेसफुल रहे? बिल्कुल। देखिए, इसमें तो हमारी पूरी टीम और हमारी टीम के कैप्टन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हमको उन्होंने इस तरह की लीडरशिप दी। और अभी मैंने जब आपका इंटरव्यू देखा था केदारनाथ में, जब आपने कर्नल कोठियाल का इंटरव्यू किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किन वादियों में कठिन परिस्थितियों में जाके आपने वहाँ का जो है जायज़ा लिया। इस तरह से जो चीज़ें कही जाती हैं कि केदारनाथ में आप लोगों ने काम तो किया, लेकिन किस कीमत पर काम किया, उस पर लोग सवाल उठाते हैं कि बेतहाशा पैसा खर्च किया गया, हेलीकॉप्टर से छोटा छोटा सामान जा रहा है, और जिस तरह से प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनियों को आप लोगों ने लगाया, उस पर भी कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि केदारनाथ के नाम पर बहुत पैसा भी खर्च हुआ। आप किसी दिन अगर मेरे को अलग से अगर बैठ जाएँ तो मैं आपको उसको पूरा आपको हिसाब दिखा सकता हूँ। ये इस इंटरव्यू के दौरान मैं इसको शायद उतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, बट मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ कि कोई भी जो हमने वहाँ काम किया है वो बिल्कुल उन परिस्थितियों में जो संभव था, द बेस्ट वे वी हैव डन द वर्क। और अगर हम चाहते हैं कि केदारनाथ 10 साल तक ना हो, तो फिर आज जब इंडियन आर्मी जब कोई युद्ध लड़ती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप कितनी सॉर्टीज़ मार रहे हैं और कितने जवानों को आप कैसे उतार रहे हैं। ये बहुत ही छोटे प्रश्न हैं, इन पे हमको नहीं पढ़ना चाहिए। हेलीकॉप्टर इज़ ए नेसेसिटी, इट इज़ नॉट ए लग्जरी, इट इज़ नॉट ए कंफर्ट। तो जो लोग इस तरह का जो क्रिटिसिज्म करते हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो समझें कि उत्तराखंड की इकॉनमी को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें हवाई सेवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इकॉनमी आगे बढ़ेगी कैसे? केंद्र ने आपके जो फंडिंग पैटर्न चेंज किया, उससे आप लोग खुद कहते हैं कि 2-3 हज़ार करोड़ का आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इधर आप टैक्सेस बढ़ाएंगे तो फिर पब्लिक नाराज़ होगी, इलेक्शन अभी बहुत जल्द आने वाला है। ऐसे में कितनी बड़ी मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करेंगे जब केंद्र से आपको पैसा नहीं मिल रहा? अर्धकुंभ आप लोगों को करवाना है, करीब 4.5 महीने बच गए, एक भी वहाँ काम नहीं हुआ है, केंद्र से 1 रुपया आपको नहीं मिला है। नहीं, देखिए, काम नहीं हुआ इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। बिना सेंटर की असिस्टेंस आए बिना भी हम लोगों ने इस समय पूरे कुंभ के क्षेत्र में, अगर आप जाएं और कुंभ के एरिया को देखें, तो इसमें लगभग 175 करोड़ रुपए के वहाँ काम चल रहे हैं। आप अपनी टीम को भेजिए, दिखवाइए वहाँ पर कि कौन कौन से टाइम किस गति पे चल रहे हैं, और समस्त कार्य हमारे जो हैं 31 दिसंबर तक पूरे होंगे। हमने चूँकि पहले ही हमारी ये फोरसाइट थी, हमें मालूम था कि शायद केंद्र में, चूँकि जब से ये 14th फाइनेंस कमीशन का डेवोल्यूशन हुआ है, तो उसको लेकर जो कश्मकश बनी हुई है, मैं नहीं समझता कि केंद्र बड़े लंबे समय तक जो है इसको इग्नोर कर पाएगा। सूनर और लेटर वो भी रियलाइज़ करेंगे कि दैट इन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो फार्मूला 14th फाइनेंस कमीशन ने बनाया है वो बिल्कुल सार्थक नहीं है। इसके लिए हमने हर फोरम पर जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हम लोगों ने भी अपने अधिकारी स्तर पर हर फोरम पे इसको जाके एनालाइज करा के भारत सरकार में कन्विंस करने का प्रयास किया है कि हमको इसमें कुछ ना कुछ आप राहत अवश्य दीजिए। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में सेंटर भी इस बात को अच्छी तरह से समझेगा। इन्वेस्टमेंट है नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टर आ नहीं रहे हैं, निवेश नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी। जो पहले इंडस्ट्रियल पैकेज था वो ख़त्म हो गया है, केंद्र में अलग सरकार है, यहाँ अलग पार्टी की सरकार है। ऐसे में जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आप नहीं ला पाएंगे, तो कैसे यहाँ इंडस्ट्री जिंदा कैसे होगी? देखिए, रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए पवन जी, इसमें मेरा साफ मेरी सोच बहुत स्पष्ट है। उत्तराखंड का जो इंडस्ट्रियल क्लाइमेट है वो पूरे देश की क्लाइमेट से आज भी काफ़ी अच्छा है। हमारा ग्रोथ रेट इस समय जो एवरेज हमारी ग्रोथ रेट पूरी कंट्री इकोनॉमी की है, उससे वी आर फार बेटर। हाँ, इस समय देयर इज़ ए जनरल डिप, इसको कोई उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अलग से दिखना उचित नहीं होगा। इसमें पूरी इकोनॉमी में जो है एक ट्रांजिशन फेज में इकोनॉमी है, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अपर मुख्य सचिव के तौर पे भी कहा जाता था कि काम राकेश शर्मा करते हैं, अब आप मुख्य सचिव बने हैं तो पहले से ही आप एक तरह से सुपर मुख्य सचिव के तौर पे काम करते, कितना अंतर महसूस करते हैं? पावर्स तो आपके पास पहले भी थी, रिजल्ट आप पहले भी दे रहे थे, कितना अंतर पाते हैं? मुझे कोई अंतर नहीं लग रहा है, मेरा रूटीन बिल्कुल वही है जो पहले था। हाँ, इतना जरूर हो गया है कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में शूट कर गया हूँ। ये भी कमरा अभी मैंने रिटेन कर रखा है, क्योंकि मैं चूँकि वेट कर रहे हैं कि हम जो एक दो अधिकारी और आए तो उसमें करें। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं एक कंटिन्यूटी में हूँ
और मैंने जैसे पहले कहा कि मेरा एक लव है, मेरा एक ऐसा प्यार है पहाड़ों के साथ काम करने के लिए, तो मैं तो बिल्कुल अपने उसी नेचुरल अंदाज में काम कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि टीम में अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ और विभागों का भी मुझे काम देखना पड़ेगा जिसमें नॉर्मली मैं बहुत अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ। कुछ प्रोटोकॉल की ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो नॉर्मली मैं दूर रहता हूँ, पर शायद वो मुझे करनी पड़े। कुछ जनरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहती है, मुझे वो भी करनी पड़े। ऐसा कोई मुझे वो दिक्कत नज़र नहीं आ रही। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम शेड्यूल एक आधा घंटा और बढ़ाना पड़ेगा। पहले भी मेरे 11 घंटे 10 घंटे होते थे, अब शायद हो सकता है 12 घंटे हो जाएंगे। तो ऐसी कोई चिंता नहीं है। अब जीवन में जो कि आखिरी छोर पे हम इसमें मैं सर्विस कर रहा हूँ, तो आई विल नॉट माइंड वर्किंग इवन 2 और 3 आवर्स एक्स्ट्रा। रिटायरमेंट के बाद भी पहाड़ों में काम करेंगे? बिल्कुल। मैं अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैं, चूँकि मैंने अपना एक पूरे सर्विस काल का, मैंने जैसे कहा कि 26 साल तो मैंने फील्ड में स्पेंड किया है, केवल मात्र 7 साल मैंने सचिवालय में दिया है। एंड आउट ऑफ दिस 26 ईयर्स आई हैव स्पेंड मोर देन 2 डेकेड्स इन उत्तराखंड। और उससे पहले मेरा जीवन जो है हिमाचल से प्रारंभ हुआ। तो मैं एक नेचुरल पहाड़ का वासी हूँ और बिल्कुल पहाड़ की गंधराएँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब लोग कहते हैं कि केदारनाथ चलना है तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। केदारनाथ जाना हो या पीछे गोविंद घाट जाना था तो मुझे किसी ने कहा कि साहब गोविंद घाट चलें, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं आई लव एडवेंचर एंड आई लव दीज माउंटेन्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पहाड़ों में रहने वाले लोग इतने सीधे और सरल हैं कि उनकी सीधापन और सरलता मेरे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ईटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राकेश शर्मा जी, जिस तरह से जो रिटायरमेंट के बाद भी पहाड़ में काम करने के बाद कहते हैं, उसके अपने मायने हैं जो आगे चलकर हमें समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल उनके पास समय कम है और चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। देखना होगा कि किस तरह से वो डिलीवर कर पाते हैं। एक नई जिम्मेदारी उनको दी है राज्य सरकार की तरफ से, इस जिम्मेदारी पर वो क्या छाप छोड़ पाते हैं, ये समय बताएगा। नमस्कार।